सबको गुड आफ्टरनून। यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी में आती हूँ मैं एजुकेशन थ्योरी क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करेंगे सेकंड अध्याय की। आप सभी स्टूडेंट यहाँ पे देख पा रहे हैं यूनिट सेकंड है, जिसमें हम बात कर रहे हैं शिक्षा का इतिहास, राजनीति तथा अर्थशास्त्र, जिसमें हमने प्रथम अध्याय आपको पढ़ा दिया है। सेकंड अध्याय शिक्षा में शिक्षा नीति है, इसमें भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कवर करा दिया है, बता दिया है आपको, जैसे कि आपका इसमें आया है NEP 2020 और आपका NCF के बारे में हमने बताया हुआ है। और हम ये नहीं कहते कि आप थ्योरी क्लासेस पढ़िए तो इतना अच्छे से पढ़िए कि जो है आपका पूरा सिलेबस भी ना कवर हो पाए। आप इस प्रकार से पढ़िए, आप याद करिए कि जो है आपका क्वेश्चंस पेपर में जो पूछा जाए तो आप ऑप्शन देख के जो है उसको सही से टिक कर पाएँ, अच्छा जो है उसका सही आंसर टिक कर पाएँ। इस प्रकार से आप पढ़ लीजिए। बाकी पढ़ाई तो आपकी होती ही रहेगी, इस प्रकार से आपको कवर करना है, पढ़ना है कि आप कोई भी क्वेश्चंस आपका आए तो आप जो है उसमें सही ऑप्शन चूज़ कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज की क्लास में आपको बताएंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट देखिएगा, ये नीति का अर्थ है। नीति का अर्थ ये हमने आपको पहले बता रखा है, और आप एक बार आप देखिएगा। सॉरी, यहाँ से पहले आपको बताते हैं आपका अध्याय कौन सा था, आपको समझ में आएगा इस प्रकार से। जैसे सेकंड अध्याय आपका है शिक्षा में शिक्षा नीतियाँ। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे शिक्षा का अर्थ, तो शिक्षा का अर्थ क्या होता है आपको जानना जरूरी है। शिक्षा जैसे किसी कार्य, शिक्षा का अर्थ है किसी कार्य को करने के लिए बनाए गए नियमों, सिद्धांतों और दिशा निर्देशों की एक सुविचारित प्रणाली है। आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया है। नहीं समझ में आया है तो हमने इसके पहले भी एक परिभाषा के तौर पे आपको बताया था। नीति का अर्थ यानी कि जैसे ये आधारभूत सिद्धांत है। ठीक है, नीति जो होता है ये आपका जो होता है ये आधारभूत सिद्धांत होता है, जिसके द्वारा किसी कार्य को किया जाता है। याद रखिएगा, जिसके द्वारा किसी कार्य को किया जाता है। और इसके बाद देखना है, यह किसी संगठन, सरकार या व्यक्ति के लिए मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में कार्य करती है, जो निर्णय लेने, व्यवहार और लक्ष्यों को एक रूपता और तर्क संगतता प्रदान करती है। सरल शब्दों में यहाँ से आप देख सकते हैं, यह एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सुविचारित योजना है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आया है तो यहाँ से इतना याद कर लीजिएगा, यहाँ से। ठीक है, आपको इस प्रकार से पढ़ना है कि आपको जो है क्वेश्चन आपका सही हो पाए। यह एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक सुविचारित योजना है, या जो हमने इसके पहले एक परिभाषा बताई थी वो याद कर लीजिएगा कि नीति जो होता है, नीति का मतलब होता है कि आधारभूत सिद्धांत होता है जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है। इस प्रकार से याद कर लीजिएगा। और ये पहलू है तो इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उदाहरण एक नज़र में आप देख लीजिए, सरकारी नीति, तो सरकारी नीति एक उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकती है आप, सरकार की आर्थिक नीतियाँ जैसे निवेश, रोजगार को बढ़ावा देना, या शैक्षिक नीतियाँ जैसे सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करना। संगठनात्मक नीति, तो एक कंपनी की कर्मचारी उपस्थिति से संबंधित नीति, जो उपेक्षित उपस्थिति दर, अनुपस्थिति की सूचना देने की प्रक्रिया और बार बार अनुपस्थिति रहने के परिणामों को रेखांकित करती है। इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा आता है, इसके बाद आप देखिएगा, ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे शिक्षा नीतियाँ आपको पढ़ना होता है, शिक्षा का कार्य पढ़ना होता है। तो इसमें एक लक्ष्य और उद्देश्य आप देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट है। तो शिक्षा नीतियाँ देश को एकजुट करने, ठीक है, देश को एकजुट करने, निरक्षरता उन्मूलन और कुशल जनशक्ति का विकास करने जैसे लक्ष्य निर्धारित करने। और शिक्षा का कार्य क्या हो जाता है, निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों को व्यवस्थित करती है। एक दो पॉइंट आपको देख लेना है, बाकी इसमें ज़्यादा नहीं आपको पढ़ना है। आपको इस प्रकार का पढ़ना है कि जो है आप क्वेश्चन देखिए, आपका ऑप्शन सही हो जाए, इस प्रकार से आपको पढ़ लेना है। इसके बाद आपका एक इम्पोर्टेंट, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था अनुवर्ती नीति चक्र। इसी के लिए हमने क्लास जो है ये कवर करी हुई है। ठीक है, तो ये आप सभी स्टूडेंट जो है इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। आप, ये आपका टॉपिक आता है इसमें, सॉरी, यहाँ से आप देख सकते हैं आप सभी स्टूडेंट। तो अनुवर्ती नीति चक्र क्या होता है, तो अनुवर्ती मतलब क्या होता है, जैसे कि आप समझ सकते हैं कोई संख्या होती है, उसके बाद ठीक संख्या जो आती है, या कह सकते हो कोई घटना हुई है उसके बाद जो घटना, ठीक है। और नीति मतलब अभी हमने आपको समझाया है, किसी कार्य किया जाए, कोई कार्य, ठीक है, यानी कि आधारभूत सिद्धांत होता है जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाए या किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। तो ये नीति और चक्र का मतलब आप समझ रहे हैं, जिसे दोहराया जाए या जो है पहिया कह सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझना है। और यहाँ पे देखना है, अनुवर्ती नीति चक्र एक प्रक्रिया है। अनुवर्ती जो नीति चक्र एक प्रक्रिया है जो नीति निर्माण के पूरे जीवन चक्र को दर्शाती है, जिसमें समस्या की पहचान से लेकर नीति के मूल्यांकन और उसके बाद नए सिरे से शुरुआत तक के चरण शामिल होते हैं। इसे एक आदर्श मार्गदर्शिका माना जाता है, जो किसी मुद्दे को एजेंडा पर लाने, एजेंडा लिखा हुआ है, एजेंडा पर लाने, जिसे कह सकते हो कि समस्या,
की पहचान, उसका निर्माण करने, लागू करने और उसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने की एक तार्किक श्रृंखला को परिभाषित करती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा नीति चक्र के चरण। तो नीति चक्र के चरण डिटेल में भी बताएंगे, यहाँ पे शॉर्ट में पहले देख लीजिए। नीति निर्माण के प्रमुख चरणों में एजेंडा निर्धारण मतलब समस्या की पहचान करना, नीति निर्माण, निर्णय लेना, कार्यान्वयन और मूल्यांकन शामिल है। कुछ विद्वान परामर्श और समन्वय जैसे अतिरिक्त चरणों को भी शामिल करते हैं। चक्र क्यों कहा जाता है? इसे चक्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि मूल्यांकन चरण से प्राप्त परिणाम अक्सर नए एजेंडा की शुरुआत करते हैं और प्रक्रिया को फिर से शुरू करते हैं। चक्र जैसे कि हमने अभी आपको बताया था, ठीक है, इन्हें दोहराया जाना। तो इस प्रकार से उद्देश्य क्या होता है? यह विभिन्न सरकारी नीतियों और उनके कार्यान्वयन के जीवन चक्र को समझने का एक मॉडल है जिसका उद्देश्य व्यवस्थित और कठोर तरीके से जटिल नीति निर्माण प्रक्रियाओं का प्रबंधन करना होता है। अब इनके जो है नीति चक्र, ये जो नीति चक्र के चरण हैं, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा, आप सभी स्टूडेंट यहाँ से देखिएगा, ये अनुवर्ती नीति चक्र के चरण, ठीक है, चरण है ये चरण है सारे, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। और अनुवर्ती नीति चक्र को जो है अनुमानी मॉडल चरण भी कहते हैं, या कह सकते हो कि अनुवर्ती नीति चरण के जो है मॉडल कह सकते हो या अनुमानी मॉडल कह सकते हो चरण। तो यहाँ मतलब दूसरे नाम है, लिख करके बता दें, यहाँ पे देख सकते हो अनुमानी मॉडल चरण, ठीक है, चरण कह सकते हो इस प्रकार से। और जो है और अनुवर्ती नीति चक्र, और दूसरा आप कह सकते हो मॉडल, अनुमानी मॉडल कह सकते हो, ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। और इसके बाद जो है हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं समस्या की पहचान और एजेंडा निर्धारण, ठीक है। तो यह वह चरण है जहाँ किसी मुद्दे को सरकार को ध्यान और कार्रवाई के लिए एक समस्या के रूप में पहचाना जाता है। नीति निर्माण क्या होता है? नीति के लक्ष्यों को निर्धारित करना, यानी नीति के लक्ष्यों को निर्धारित करना, समाधानों के प्रभाव और लागत का अनुमान लगाना और सबसे उपयुक्त साधन चुनना शामिल होता है। नीति को अपनाया जाए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है के लिए विधायी और कार्यकारी अनुमोदन प्राप्त करना और हित समूहों से सहमति हासिल करना शामिल होता है। कार्यान्वयन, नीति को व्यवहार में लाने के लिए आवश्यक संगठन स्थापित करना, उसे संसाधन जैसे स्टाफ प्रदान करना इस चरण में शामिल होता है। उसे संसाधन, मूल्यांकन आप देख सकते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। नीति का रख रखाव ये भी पढ़ लीजिएगा। और आपके लिए एक पॉइंट और आप देखना है आप सभी को, यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे एक पॉइंट ये है और एक आपका ये हो जाएगा, 2 पॉइंट से यहाँ से आपको समझने का प्रयास करना है आप सभी स्टूडेंट को। तो शिक्षा नीति, ठीक है, वह नियम और प्रक्रियाओं का समूह होता है। ये जो शिक्षा नीति होता है, तो यह जो होता है प्रक्रियाओं और समूह होता है, प्रक्रियाओं का समूह होता है जो शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बनाए जाते हैं। तो शिक्षा नीति जो होता है ये शैक्षिक जो है लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। और नीति निरूपण क्या होता है? निरूपण का मतलब जानते हैं क्या होता है? तो निरूपण का मतलब होता है जैसे वर्णन करना हो जाएगा, ठीक है, या कह सकते हो कि किसी चीज़ का विस्तार से समझाना किसी चीज़ को, ठीक है। निरूपण का अर्थ हो जाता है यहाँ से निरूपण का अर्थ हो जाएगा जैसे कि कह सकते हो किसी चीज़ को जो है विस्तार से समझाना हो जाएगा या किसी विचार को जो है अच्छे से उसको एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि नीति निरूपण प्रक्रिया इन नीतियों को बनाने और लागू करने की प्रक्रिया है। तो 2 पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट थे जो हमने आपको बता दिए हैं। शिक्षा नीति, जैसे कि हमने बताया शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बनाए जाते हैं शिक्षा नीति। इसके बाद जो नीति निरूपण होता है, निरूपण के बारे में हमने बता दिया। विवेचना करना कह सकते हो या वर्णन करना कह सकते हो, किसी चीज़ का जो है विस्तार से समझाना कह सकते हो। और तो इस प्रकार से हो गया नीति निरूपण प्रक्रिया, इन नीतियों को बनाने और उसको जो है लागू करने की प्रक्रिया होती है। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा एक पॉइंट और है, शिक्षा नीति और शिक्षा निरूपण प्रक्रिया के निर्धारक तत्व वे कारक हैं जो इन नीतियों को आकार देते हैं। तो इस प्रकार से आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। और यहाँ पे जो हमने आपको बताया है, तो हमने 2 अध्याय आपको जो है फिनिश कर दिया है, ठीक है, पढ़ा दिया है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगली क्लास में 3rd क्लास जो आपकी होगी, तो 3rd क्लास में हम मिलते हैं शिक्षा में अर्थशास्त्र की संकल्पना ने 3rd अध्याय को लेकर के हम आएंगे, ठीक है। और आप सभी स्टूडेंट अपना रिवीजन करते रहें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें। और अपना जो है पढ़ाई का टाइम हमने आपको बता दिया था, तो आप सभी स्टूडेंट जैसे सुबह टाइम आप पढ़ सकते हैं और सुबह के बाद मतलब दोपहर के समय आप जो है अपना सेकंड पेपर कवर कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो है फर्स्ट पेपर आप कवर कर सकते हैं, इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। और PYQ भी आप डेली जो है 100 PYQ कर सकते हैं और इसमें भी आप 100 PYQ कर सकते हैं, हो सके तो 200 भी कर सकते हैं। आप अपने समय के मुताबिक आप अपना पढ़ाई कर सकते हैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए। और दो महीने क्या कह सकते हैं, हाँ 2 मंथ्स आप जो है अपना निकाल सकते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। क्योंकि आप नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे आप सभी स्टूडेंट। अच्छे से मेहनत करिए, पढ़िए। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।